अस्सलाम वालेकुम जी। समर टीवी पर जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला T20 मैच तो हारी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी हारने हैं। अभी 4 मैचेस बाकी हैं। पहले मैच में जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, जो खिलाड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं कर पाए हैं, सवालात उन पर भी उठ रहे हैं, और जिन्होंने अच्छा खेल पेश किया है, सवालात उन पर भी उठ रहे हैं। क्या जिन खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में कम बैक करवाया गया, जैसा कि आज़म खान है, साइम अयूब पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए हैं बहैसियत ओपनिंग बल्लेबाज, इसी तरीके से आपको अब्बास आफरीदी नज़र आते हैं, उसामा मीर भी नज़र आ रहे हैं। इन खिलाड़ियों को कितने मौक़े देने चाहिए, क्योंकि क्या ये दुरुस्त होगा कि एक ही मैच में नाकामी के बाद अगर आप दूसरे मैच में किसी भी खिलाड़ी को ड्रॉप कर दें टीम से, तो ये क्या किस हद तक खिलाड़ी के एतमाद को नुकसान पहुंचा सकता है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की जो सोच में अदम तसलसल है उसका इजहार कर सकता है। हमें तब्दीलियाँ कैसे करनी हैं, किस तरीके से करनी है, पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल भी अनाउंस हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जूम पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब सलीम खालिक साहब। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब। कल पाकिस्तान एक मैच हारा है, अब दूसरा मैच खेलना है। जिन खिलाड़ियों को मौक़े मिले हैं, गो के वसीम जूनियर टीम के साथ थे, लेकिन उनकी जगह पर अब्बास आफरीदी फर्स्ट चॉइस बने। ज़मान खान T20 स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उनकी जगह पर अब्बास आफरीदी फर्स्ट चॉइस बने। उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, ये और भी अच्छी बात है। इसी तरीके से आज़म खान नाकाम हुए विकेटों के पीछे भी, बैटिंग के शोबे में भी। साइम अयूब अच्छा खेले, उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। उसामा मीर नाकाम रहे, अच्छा खेल पेश नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं, इनको बनाने के लिए या इनकी सलाहियतों से सही तरीके में दुरुस्त तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए कितने मैचेस अब इनको देने चाहिए, या फिर ये जो जितने खिलाड़ी लेकर गए हैं एक एक दो दो मैचेस खिलाकर सबको चेक किया जाए और फिर मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की जाए? हाफिज साहब, कम से कम 2 से 3 मौके तो देने ही चाहिए, मेरा ये ख्याल है। अब्बास को आपने देखा कि वो पहले ही मैच में बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और मुझे जो उनकी एक अच्छी चीज लगी कि अपने चचा की तरह उनकी बॉलिंग में वैरायटीज भी बहुत हैं। आपको पता है उमर गुल उनके चचा हैं। जैसे उन्होंने जो विकेटें ली, 2 विकेटें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने स्लोअर वन पे ली। मतलब बैट्समैन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक फास्ट बॉलर है, बहुत तेज गेंद आएगी, उसने उसी हिसाब से बैट घुमाया, बॉल हल्की आई और उसमें वो कैच हो गया। तो ये जो जाहिर करती हैं चीजें, ये मैच्योरिटी जाहिर करती हैं कि एक कम उम्री में एक प्लेयर इस तरह पहला मैच खेल रहा है इंटरनेशनल और इस तरह वैरायटीज इस्तेमाल करे। गो के PSL में भी बड़ी मुसाफिकती क्रिकेट होती है, वहां पर वो परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह कल वो खेले तो मैं तो कहता हूँ पहले इम्तिहान में वो पास हो गए। अब बात करते हैं आजम खान की। देखें, बहुत सारे ऐसा भी होता है, कभी आप देखें कि कोई कंपनी होती है, उसने रखा होता है कि भाई मास्टर्स के अलावा किसी को हम जॉब नहीं देंगे, या फलाना डिग्री का हामिल है उसको हम जॉब देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। लेकिन अक्सर होता है वो बड़ी बड़ी डिग्री वाले कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके पास इतनी बड़ी डिग्री नहीं होती, लेकिन वो अपने उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं और अच्छा काम कर रहे होते हैं, दूसरी कंपनी उनको हायर कर लेती है, इस चीज को एडवांटेज दे देती है कि इसके बाद डिग्री नहीं है। तो आजम के साथ हमारा ये जो है कि भाई उसकी फिटनेस नहीं है, बिल्कुल उनका वेट बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन टैलेंट बहुत है। आजकल की जो T20 क्रिकेट है उसमें आजम जैसे प्लेयर की हमें जरूरत है। जिस दिन वो चल गए ना हाफिज साहब, आप खुद देखिएगा, आप बोलेंगे यार आपने सही कहा था। बहुत जोर जोर से बड़े लंबे लंबे छक्के मारता है वो, और विकेट कीपिंग भी मैं कहता हूँ कि 19-20 की कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया। मैं कोई ये नहीं कर रहा कि उनकी हिमायत कर रहा हूँ बड़ी बहुत, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मैंने उनके ऊपर माजी में क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर की है। अगर हम दुनिया भर की लीग देखें तो वहां पर खेलते चले आ रहे हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप के तनाजुर में हमारे पास आजम जैसा अगर प्लेयर है तो अच्छी बात है, उनको मौका देना चाहिए। एक बात बस, कॉन्फिडेंस आने की जरूरत है। एक अच्छी इनिंग हो गई, एक अच्छा कोई कैच हो गया, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया, तो वही लीग वाला आजम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आएगा। तो साइम को भी चांस मिला। साइम को बतौर ओपनर आपने देखा होगा क्या जबरदस्त खेल रहे थे वो, और नो लुक 6 भी आपने उनका देखा होगा कि सारे जो कमेंटेटर थे, जो लोग थे, सब कह रहे हैं यार ये कहाँ से आ गया, कहाँ से ढूंढ के ले आया ये प्लेयर। ये वही साइम अयूब है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इनको लिया था इमर्जिंग कैटेगरी में कुछ साल पहले, और उसके बाद ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे और सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कोयटा के नबील हाशमी को, यार किसको लेकर आ गया। लेकिन वो कितना इंप्रूव किया उस बंदे ने अपना गेम, आप देखें कि अब तो। लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है कि यंगस्टर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, एकदम रन आउट हो जाता है। तो वक्त दें,
वक्त दें, आप प्लेयर्स को वक्त दें। आई होप कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हमें टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर जनाब तारिक सईद। तारिक सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ सलीम खालिक साहब हैं, दूसरी तरफ तारिक सईद साहब हैं। तारिक सईद साहब, ये जो उसामा मीर हैं, आपने बिग बैश में भी इन्हें देखा होगा, वर्ल्ड कप में भी आपने इन्हें देखा। ये जो पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं, शादाब खान इससे पहले नवाज़ टीम के साथ हैं, आप कहाँ देख रहे हैं कि खामी कहाँ है पाकिस्तान के स्पिनर्स में? जितने रन्स इन्होंने दिए हैं दिल खोलकर, और लाइन लेंथ इनकी कहीं भी नज़र नहीं आती है, तो क्या मसला आपके ख्याल में पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटिंग में मसला है और दरमियानी ओवर्स में पाकिस्तान की बॉलिंग का मसला है? जी, और कल ये भी मसला था। कल क्योंकि ये ग्राउंड जो है ईडन पार्क का, इसकी डायमेंशंस जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं दुनिया के दीगर ग्राउंड से। और एक तरफ जो बाउंड्री थी वो मुश्किल, वो तो 45 गज की थी, तो मुश्किल हो जाता है कई बार एक ऐसे स्पिनर के लिए जो टीम में अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रहा हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला मैच खेल रहा हो इस फॉर्मेट में, तो मुश्किल था। कप्तान भी नए थे, अगर कप्तान तजुर्बेकार होता तो मे भी वो उन्हें संभाल सकते थे। तो मेरा ख्याल है पेशेंस कुछ रखना होगा हमें इन प्लेयर्स के साथ। ये सब नए आए हैं, एक नया कॉम्बिनेशन तश्कील पा रहा है, टीम मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल नई है, उसका पहला ये गैर मुल्की दौरा है, तो टैलेंट है इन सब में, जिनका भी एक एक करके तस्करा हो रहा था। खा वो उसामा मीर हूँ, खा साइम अयूब हूँ। तो हमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है इनको वक्त देना होगा। और फिर हमें, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज हैं, अगर आप इनमें हार भी जाते हैं तो 19-20 अगर नतीजा हो भी जाता है तो मेरा ख्याल इतना ज़्यादा वावेला करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आपकी बड़ी पिक्चर पे नज़र है वर्ल्ड कप पे, तो फिर थोड़ा सा हमें जो है वो बेसब्री से बचना होगा। और पहले भी ये होता रहा है, जो बड़ी टीमें थी ऑस्ट्रेलिया या भारत जिनने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, वो जब बामी सीरीज होती थी, व्हाइट बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट की नहीं, तो उसमें जो है वो बामी सीरीज में वो तजुर्बात करते हैं, उसमें नतीजा कई बार वो उनके हक में नहीं होता, वो गलत तरफ होते हैं रिजल्ट के, लेकिन वो तजुर्बात करने से गुरेज नहीं करते। तो मेरा ख्याल है ये जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पास बेस्ट अवेलेबल यही हैं तकरीबन। तो थोड़ा सा, क्योंकि मतलब आपका ये मानना है तारिक साहब कि नताइज की परवाह नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए वर्ल्ड कप को सामने देखते हुए। सलीम खालिक साहब, अगर हम वर्ल्ड कप को सामने देखते हैं तो आप समझते हैं कि क्या वाकई हम दुरुस्त समत में सफ़र कर रहे हैं वर्ल्ड कप की तैयारियों को सामने रखते हुए, उनको देखते हुए? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं तारिक भाई को सलाम कहूंगा, क्योंकि मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे अब इनसे मुलाकात होती है, एक लाइन पे ये होते हैं, एक लाइन पे तो अब बात होती है कि जो आप कह रहे हैं तैयारियां मैं देखें, आपको ये बात पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है बहुत अच्छी टीम है, T20 की बेस्ट टीम है, और ये आपको देखेगा वेस्ट इंडीज में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करती नजर आएगी। बस ये राइट कॉम्बिनेशन की तलाश है और कोशिशें शुरू कर दी हैं। मोहम्मद हफीज अभी नए आए हैं, उनकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें यार पाकिस्तान के चंद ऑनेस्ट क्रिकेटर्स कौन है, तो मैं उनमें हफीज का नाम जरूर शामिल करूंगा। गलतियां कर सकते हैं, लेकिन यह है कि नेक नियति उनकी है, तो वो अगर वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बड़े फैसले किए हैं जो शायद कोई दूसरा नहीं कर पाते। जैसे बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन हफीज ने चांस लिया। अगर यकीन माने साइम कुछ बॉल्स और खेल जाते ना, तो इतना जबरदस्त पाकिस्तान को स्टार्ट मिलना था कि मैच जीत सकते थे हम। तो कोशिशें हो रही हैं, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास। मसला जो है फील्डिंग, मेन जो मसला है हमारा वो फील्डिंग है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, कई बार ऐसा लग रहा था कि हम जीत सकते हैं, लेकिन कैचेस थोड़े, चाहे आप कल वाले पहले T20 में देखें, कई कैचेस ड्रॉप हुए। राइट कॉम्बिनेशन की तलाश है। बदकिस्मती से शाहीन आफरीदी जो हमारे मेन बॉलर हैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आएंगे फॉर्म में। आउट ऑफ फॉर्म तो प्लेयर्स होते हैं। बाबर को आप देखें, कैप्टनसी उनकी गई, उनके बस एडेड प्रेशर जो है वो रिलीज हुआ। उसके बाद कल बाबर अपनी क्रिकेट को एंजॉय करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन मसला ये है कि बाबर अच्छा खेले तो दूसरी तरफ से किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर दूसरे एंड से उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती, आजम या इफ्तिखार या कोई और, तो पाकिस्तान जीत सकता था वो मैच। तो मुझे तो ये लगता है कि टीम हमारी दुरुस्त सिमत में आपके ख्याल में सफर कर रही है। आपने कहा कि ये जो ओपनिंग जोड़ी है बाबर और रिजवान की, इसके ऊपर तजर्बा किया है, ये टीम मैनेजमेंट का एक क्रेडिट है कि उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। लेकिन तारिक सईद साहब, आप बताइएगा कि वाकई ये एक मसला था पाकिस्तान का, और ये बाबर और रिजवान की जोड़ी को हिलाकर
हम उनकी सलाहियतों से बेहतर इस्तेफादा कर सकते हैं? बाबर तो कल भी रन्स किए हैं उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद तनकीद की जद में हैं कि वो पहले 20 बॉल अच्छे नहीं खेले, पहले 26 बॉल अच्छे नहीं खेले, पहले 32 बॉल अच्छे नहीं खेले। नहीं देखिए, जब भी पाकिस्तान टीम हारती है या हमारी जब एशियन टीमें हारती हैं तो तनकीद तो होती है फिर उस पर, और उसके लिए कई बार आपको तैयार भी रहना पड़ता है। लेकिन जो बाबर आजम है उनको थोड़ा सा मार्जिन देने की ज़रूरत है। इस वक्त जिस तरह के हालात से वो गुजर रहे हैं, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं, और फिर वर्ल्ड कप में वो बहुत बड़ा धचका था खुद ज़ाती तौर पर उनके लिए भी, क्योंकि वो तवक्कुआत पर खुद भी नहीं पूरा उतर सके। फिर टीम जो थी वो भी उम्मीदों पर नहीं पूरा उतर सकी, और मेरा ख्याल वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। तो ये अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली है बाबर आजम ने, क्योंकि जो हदफ बहुत ही मुश्किल था, ये 222-23 रन जो हैं ये कितनी बार 20 ओवर के खेल में बनते हैं T20 में, और ख़ासतौर पर जब आप एक मुखालिफ टीम को उसके होम में जाकर हराना चाह रहे हों। तो फिर वो आउट ऑफ पोजीशन भी खेल रहे थे। उनकी ज़्यादातर जो T20 की कामयाबियाँ हैं वो ओपनर की हैसियत से हैं। लेकिन जब हम रन को या औसत को देखते हैं T20 क्रिकेट में, तो ये खेल ऐसा है इसके साथ आपको स्ट्राइक रेट भी देखना पड़ता है। तो ये अच्छा फैसला था साइम अयूब को आजमाने का, क्योंकि मॉडर्न डे जिस तरह की पहले 6 ओवर्स में बैटिंग चाहिए इन दिनों, वो उस पर वो पूरा उतरे, बल्कि वो शायद उससे भी आगे वो निकल रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है शायद वो अपने वक्त से भी आगे के बैट्समैन लगते हैं साइम अयूब। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। इस टैलेंट को हमें संभाल कर रखना है, और ये बाबर के साथ या रिजवान के साथ जब ये खेलेंगे, अगर बाबर इनके साथ ओपनिंग करते हैं तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो और आपको बेहतर लगे, क्योंकि दोनों फास्ट बॉलिंग को इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छा खेलते हैं पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट में, साइम अयूब और बाबर आजम। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा अगर ये दोनों ओपनिंग करें। शाहीन आफरीदी को सलीम खालिक साहब, आपके ख्याल में चूँकि जो उनका तजुर्बा है कप्तानी का वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से है, पाकिस्तान टीम में आपको ज़्यादा लोग होते हैं मशवरे के लिए, आपको मुशावरत से फैसले करने पड़ते हैं। उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, लेकिन क्या आप समझते हैं उनको भी आज़ादी की ज़रूरत होगी ज़्यादा बेहतर कप्तानी के लिए, ज़्यादा बेहतर फैसलों के लिए? और पहले मैच में जो उन्होंने फैसले किए हैं वो आपके ख्याल में आप उनको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सब कप्तानी पाकिस्तान टीम की उनके जो फैसले थे सलीम साहब बहुत ज़्यादा इस वक्त तनकीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पहला मैच था, फिर गैर मुल्क की सरजमीन पर था और एक बड़ी टीम के खिलाफ था। वो पिछले कई आईसीसी वाइट बॉल इवेंट्स के सेमीफाइनलिस्ट हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, और वो काफ़ी आजमुदाकार टीम थी जो कल पाकिस्तान के सामने उतरी है। हाँ जी सलीम साहब, जी आपके ख्याल में सलीम खालिक साहब पहले ही मैच में जो कारकर्दगी है बैसियत कप्तान, उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत है? जब बॉलिंग करते हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल। तारिक भाई कमेंट्री करना शुरू हो गए, इनको बता दें लेकर आए वहाँ पर शायद हारिस रऊफ का एक आध ओवर जो है वो और करा सकते थे। फिर जो बैटिंग है, मेरा ख्याल है शाहीन अफरीदी जो है, जो उनकी पूरी वर्ल्ड में शोहरत है इस वक्त उनके वर्ल्ड क्लास होने की, वो उनकी बॉलिंग की वजह से, वो उनकी बैटिंग की वजह से नहीं है। तो उनको मेरा ख्याल है अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा तवज्जो और फोकस करने की ज़रूरत है। बैटिंग करने के लिए बहुत से लोग हैं, अब्बास आफरीदी उनसे पहले खेल सकते थे, और आमिर जमाल तो बिल्कुल खेल सकते। जी सलीम खालिक साहब, यही सवाल आपकी तरफ है। दुनिया के सबसे मुश्किल हरीफ के सामने जाकर बैटिंग करके अभी सिडनी में। तारिक भाई की बात मुकम्मल हो गई, अब मैं बताता हूँ। शाहीन के हवाले से आपने पूछा कि शाहीन, देखें जब आप कैप्टन होते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपने ऊपर होता है। स्लिप में कैच आ रहे किसी ने छोड़ा, आप कहते हैं मैं पकड़ूंगा, मैं सबसे अच्छा हूँ, बॉलिंग में मैं सबसे अच्छा हूँ, बैटिंग में मैं सबसे अच्छा हूँ। तो शाहीन के साथ शायद यही है कि उनको ऐसा लगा, और वो लाहौर कलंदर स्टाइल में जैसे एक मैच उन्होंने जितवाया था, याद है आपको? अभी भी उसकी वीडियो मशहूर है कि वो एकदम से डगआउट से उठे और बैटिंग करने चले गए, और बाद में उन्होंने मैच जितवाया था बैटिंग से अपने। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यहाँ पर काफी फर्क है मामलात में। आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। आप कैसे पहले ही बैच में तवक्को कर सकते हैं कि शाहीन आफरीदी आएंगे और वो इमरान खान के या बड़े और कप्तानों के लेवल के कैप्टन बन जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। टाइम दें उनको, कम से कम ये सीरीज तो पूरी होने दें, 5 मैचेस के बाद फिर जज करें उनकी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन कैसी रही, कैसे उनके डिसीजन थे, क्या उन्होंने गलतियां की। लेकिन मेरा ख्याल है जितना मैंने शाहीन को देखा है, वो टीम मैन है, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। आजकल थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं हो रही, लेकिन ये टेम्परेरी है, और टीम को अच्छा लेके चलते हैं। पता है उनको किस तरह एक हिकमत अमली बनानी है, क्या करना है।
और दूसरा दिमाग उनके साथ हफीज का है। अगर ये दोनों एक पेज पर आए और एक दूसरे से की डोमेन में ना घुसे और तय कर लें कि भाई तुम्हारा ये काम है, मेरा ये काम है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है पाकिस्तान को और आगे जाके टीम को फायदा हो सकता है और शाहीन अच्छे कप्तान भी साबित हो सकते हैं। अच्छा सलीम खालिक साहब, जब हम पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की तैयारियों की बात करते हैं तो पीएसएल भी आप समझते हैं उन्हीं तैयारियों का एक सिलसिला है? पीएसएल बिल्कुल डेफिनेटली देखें, T20 वर्ल्ड कप होना है और पीएसएल भी T20 है, तो हमारे प्लेयर जब उधर खेलेंगे और एक अच्छी मुसाबिकती क्रिकेट खेलेंगे जहां पर अच्छे बॉलर होंगे, अपने भी और बाहर के भी कुछ प्लेयर्स हैं जो भी हैं, तो एक अच्छा टेलीविजन पे मैच आ रहा होगा, सब कुछ होगा, तो उसका यकीनन जो तैयारी होगी इसके वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को फायदा होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट अलग होती है, लेकिन पीएसएल में भी क्रिकेट हमारी एक मुकाबला तो होता है जबरदस्त। आपको पता है आपस में प्लेयर लड़ भी रहे होते हैं फील्ड में भी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उधर शिद्दत आ जाती है मैच में। तो मेरा ख्याल है अच्छा मौका मिलेगा पाकिस्तान टीम को तैयारियों का। तारिक सईद साहब, आप पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान कमेंट्री करते हुए भी नज़र आते हैं। इस वाली पीएसएल में आपके ख्याल में, जैसे ये वर्ल्ड कप का भी साल है और कहीं कहीं ये भी सुनने को मिला कि शायद जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, नुमायाँ खिलाड़ी, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा या अच्छी में नहीं है, आप किस तरह से देखते हैं ये वाले सीज़न को? 4 मुख्तलिफ शहरों में मैचेस होंगे। मुल्तान को ज़रा जो जब आप एलिमिनेटर में या प्ले ऑफ में चले जाते हैं कम मैचेस मिलते हैं, पेशावर और कोयटा को अपने मैदानों पर खेलने का मौका मिलता नहीं है। तो ये जो हमने ढांचे में हमारे खामियां हैं, इनको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं और ये कितना फ़ायदेमंद रमा बरस भी हो सकता है? देखिए, सबकी ख्वाहिश तो है कि मैचेस जो हैं ये पाकिस्तान में, ये जितनी भी 6 टीमें हैं, या आगे चलकर अगर इनकी तादाद बढ़ती है तो सबके अपने जो हैं वो अपने अपने होम ग्राउंड्स पर हों। ये ख्वाहिश तो हम सबकी है, लेकिन ज़मीन पर इस वक्त जो हकीकतें हैं वो भी हम जानते हैं कि वो भी ऐसी हैं कि जिनकी वजह से अभी तक हम 4 वेन्यूज़ पर तक महदूद हैं। और इन हालात में मेरा ख्याल है ये 2023 जिस तरह का पाकिस्तान में सिक्योरिटी के एतबार से गुजरा है, ये उसको भी अगर हम देखते हैं तो ये मामूली बात नहीं है। 4 मैचेस 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर इस टूर्नामेंट का फिर से इनेकाद हो जाना, क्योंकि ये 2023 को 2014 के साथ तशबीह दी जा रही है उस सिक्योरिटी का जो इंडेक्स था। तो ये अच्छी खबर है कि दोबारा मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में जो मैचेस होंगे, और उसमें जाहिर है कि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो भी आ रहे हैं, तो वो अच्छा मेला जो है सजेगा। फिर थोड़ी सी गैर यकीनी थी सिलेक्शन की वजह से, तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो हैं बखैर खूबी ये हो जाएंगे और उसके बाद जो HPL PSL है वो अपने वक्त पर शेड्यूल के मुताबिक शुरू हो सकेगी, क्योंकि सबको उसका बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार है। और ख़ास तौर पर जो नई जनरेशन है उनको तो कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट से भी ज़्यादा उसका इंतज़ार रहता है। ठीक है सलीम खालिक साहब, ये जो पेशावर स्टेडियम है और कोयटा के जो मकामात हैं जहां पर हम क्रिकेट खेल सकते हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ तवज्जो देता है उतनी इंतज़ामी तौर पर अपने आप को बेहतर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए? हम सुनते हैं कि लाहौर में एक और स्टेडियम होना चाहिए, बातचीत हो रही है। हम सुनते हैं कि इस्लामाबाद में भी एक स्टेडियम होना चाहिए, बातचीत हो रही है। हम सुनते हैं कि कोयटा के स्टेडियम को ज़रा बेहतर होना चाहिए, वहाँ पर इंतज़ामात को बेहतर होना चाहिए। एक नुमाइशी मैच खेला भी गया। हम सुनते हैं कि एबटाबाद में भी बहुत अच्छा स्टेडियम है। लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ें अगले गेयर में हम इनको देखते हैं कभी कि इनके ऊपर अमली तौर पर कोई काम हो और हम उनसे इन जो हमारे वेन्यूज़ हैं इनसे बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा पाएँ? हाफिज साहब, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, पीएसएल की तो हम मुंतज़िर हैं, साथ में तारिक भाई की कमेंट्री की भी मुंतज़िर है। हमें बड़ी जबरदस्त इनकी कमेंट्री होती है। इस वक्त के बेहतरीन उर्दू कमेंटेटर हैं, जहां किसी की तारीफ बनती है वो करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो आपने वेन्यूज का कहा, तो देखें जो अभी तारिक भाई भी कह रहे थे, ग्राउंड रियलिटीज अगर हम देखें तो कोयटा में इस वक्त तो लगता नहीं कि मैच इस तरह से पीएसएल के हो सके। पेशावर की बात करें, वहां पे जो दो स्टेडियम है, एक नया भी बनाया था, बात का भी जो है वहां पर काम चल रहा है, लेकिन पीसीबी कोशिश कर रहा है दोनों को अपनी तहवील में लेने के लिए। और जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं जावेद आफरीदी, पसे पर्दा वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह वहां पर मैच हो जाए, क्योंकि जाहिर है बीइंग ऑनर उनकी ख्वाहिश है कि उनके शहर में उनकी टीम खेलते हुए नजर आए। तो हो सकता है इस बार हमें नुमाइशी मैच वहां पर कोई नजर आए खेलते हुए, पेशावर ज़ल्मी की टीम किसी और के साथ।
तो आगे जाकर फिर वहां पर पेशावर में मैचेस हो सकते हैं। फिर आपने एक बात बोली नए स्टेडियम्स बनाने की। देखें, ये इस तरह की जो चीज है ना, वो उस वक्त आप सोचते हैं जब आपका जेब भरी हुई हो, आपके पास बहुत पैसे हो, फिर आप सोचते हैं कि चलो स्टेडियम बना लिए कर ले। लेकिन बदकिस्मती से अभी हमारे मुल्क की हालात ऐसे नहीं है, ना ही हमारे बोर्ड के पास पैसा तो है, लेकिन इतना नहीं कि नया स्टेडियम बनाना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप एक नया स्टेडियम बनाना शुरू करेंगे ना, 6-7 चेयरमैन चेंज हो जाएंगे बोर्ड के उस दौरान, तो पता नहीं कितने मसले हो, क्या क्या हो। तो इसलिए जो अभी आपके पास है उनको आप बेहतर करें। जैसे नेशनल स्टेडियम में लोग क्यों नहीं आते भाई, कराची में क्या वजूहात है, एक स्टडी कराएं, इसकी पूरी एक तहकीक कराएं, आपको पता चलेगा। पूछे हम लोग कराची वाले, हम आपको बताएंगे क्यों नहीं आते, क्या वजूहात है, वो मसले हल करें। लाहौर में तो ऑलमोस्ट भरा होता है, मुल्तान में भी बहुत लोग मैच देखने आते हैं, पिंडी में भी मैच देखने आते हैं। तो जो 4 वेन्यू आपके तैयार है, वहां पर तो हो रही है क्रिकेट। लेकिन जो नया स्टेडियम है, मैं तो कहता हूँ, मेरी राय है, आपका क्या जो भी सोचो, कि इस वक्त हमें नए स्टेडियम बनाने के बजाय जो हैं उन्हीं को बेहतर करने पे तवज्जो देनी चाहिए। जब हमारे मुल्क के माशी हालात अच्छे हो, क्योंकि जब मुल्क के माशी हालात अच्छे होंगे तो क्रिकेट पे भी फायदा होगा, स्पॉन्सरशिप ज्यादा आएंगी, बाकी चीजें होंगी, तब जाके फिर ये हम लोग सोचें कि यार चलो स्टेडियम बना लेते, बड़ा पैसा पड़ा है, क्या करें इसका। फिलहाल अभी देखें जो आपके स्टेडियम्स हैं, और एक आध जो पुराना है उनको अपग्रेड करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम खालिक साहब, आपने अपना वक्त दिया। तारिक सईद साहब, आपने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से, और उसके साथ साथ जब हमने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की मेज़बानी करनी है 4 मुख्तलिफ मकामात पर, उन स्टेडियम्स को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। और जब हम इन स्टेडियम्स की बात करते हैं तो फिर हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी करनी है, और उसके लिए हमें इंतज़ामात को बहुत बेहतर करना है। हमें उन इंतज़ामात को, अपने स्टेडियम्स की हालत को, अपनी तमाम चीज़ों को बेहतर करना है, क्योंकि उससे पहले आपको देखा जाएगा कि आपके स्टेडियम इस काबिल हैं या नहीं है। यहाँ पर एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि मसला क्या है पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स के साथ, इस वक्फे के बाद। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को शिकस्त का, नाकामी का सामना करना पड़ा 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में, और अब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है, जहां पर 5 T20 मैचों की सीरीज़ है, और पहला मैच पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान की सबसे बड़ा मसला, एक वैसे तो कई मसाइल होंगे, लेकिन एक मसला बड़ा ये नज़र आ रहा है, अगर हम वर्ल्ड कप को भी देखते हैं, एशिया कप को भी देखते हैं, और इस T20 मैच को भी, तो पाकिस्तान के स्पिनर्स क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कुछ पीछे चले जाते हैं, शादाब हैं, नवाज़ हैं, उसामा हैं, ज़फ़र गौहर हैं, बिलाल आसिफ हैं, आप देखें मोहम्मद असगर हैं, हसन खान हैं, उमर हैं, मतलब आपको एक से एक काफ़ी तादाद में नज़र आएंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि नज़र आते हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में जाते हैं, कुछ अर्सा अच्छा खेलते हैं, कारकर्दगी में ख़राबी आ जाती है। यासिर शाह को देख लें, अक्सर भुला दिए गए। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, और किस तरह से हम अपनी स्पिन बॉलिंग को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के रुकन जनाब तौसीफ अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हाफिज़ साहब, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब। पाकिस्तान के स्पिनर्स कब बॉल स्पिन करेंगे? मैं भी सोच रहा हूँ। एक्चुअल हाफिज़ साहब, बड़ी लंबी कहानी इसको हम कहेंगे, और कहानी मेरी नज़र में जो ख़त्म होती है वो प्लेयर के अपने ऊपर ख़त्म। आई थिंक जब से ये 2020 स्टार्ट हुआ है उस वक्त से हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और साथ हम अगर किसी को पॉइंट आउट करते हैं कि जी टेस्ट मैच खेलना है या वनडे खेलना है, तो वो 20 की तरफ भागता है। ये तो इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और 2020 में क्या है आपको भी पता है कि झटपट सारा कुछ हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक हमारी वजूहात जो देखिए ना, मैं मिसाल दे देता हूँ। नेथन लॉयन ऑस्ट्रेलिया, देखें वो सिस्टम की मैंने बात जो कर रहा हूँ, और नेथन लॉयन को वो खिलाते ही T20 खिलाते ही नहीं है, वो टेस्ट मैच में आता है, और टेस्ट मैच को आप या तो ख़त्म कर दें, और जैसा कि हो भी रहा है कि आप 2-2 दिन में मैच ख़त्म हो रहे हैं टेस्ट मैच, और जिस तरह की हम देख रहे हैं सिलसिला, लेकिन टेस्ट मैच को तो आप ख़त्म कर नहीं किया। एक्चुअल क्रिकेट तो वही है। ठीक है, जहाँ तक आपकी उस सवाल का जवाब है, मैं कहता हूँ हमें जो डैमेज कर रही है वो
जो है वो 4 ओवर की क्रिकेट, और जब 4 ओवर की क्रिकेट कोई खेलना चाहता है तो जाहिर है कि वो 24 बॉलों की हद तक रह जाता है वो, कि 24 बॉलें उसने कर रही है। मैं कहता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम फर्स्ट क्लास खेलना ही नहीं चाहते, बहुत हो ही नहीं रहा कि हम फर्स्ट क्लास खेलना चाहते हैं। हमारे प्लेयर बहुत, आपने खुद भी देखा कि यंग से यंग जो है वो कहता है जी मैं तो रिटायरमेंट देता हूँ। हाउ कैन, मैं मुझे हैरत होती है कि कैसे रिटायरमेंट वो दे सकता है। पाकिस्तान नीड हमें चाहिए, तो हमें टेस्ट मैच के लिए बॉलर चाहिए, तो फिर क्यों, आखिर क्या वजह है? बिल्कुल इस पे मेरी पिछले, क्योंकि देखिए हकीकत ये है कि मैं भी पीसीबी का सारा ही कुछ देख चुका हूँ, कुछ 4 चेयरमैनों के उसमें मैं रहा हूँ और मैंने देखा, और ये सिलसिला चला ही आ रहा था। बात जरूर होती थी कि फर्स्ट क्लास खेलना चाहिए, मगर इम्प्लीमेंट कोई नहीं करा पाता, और इम्प्लीमेंट खाली मैं तो सिर्फ बोल ही सकता हूँ और तो कुछ भी नहीं। जब तक आप T20 के अलावा खेलें, शौक से खेलें, जिसको खेलना है खेलें ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर आपने रहना है तो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, इसलिए कि हम तो बैट्समैन नहीं थे, हमें बैटिंग तो खैर मिलती ही नहीं थी, लेकिन हम जब पहला गेंद जब हम उठाते, आप सब कहेंगे कि यार वक्त चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्वालिटी ख़त्म हो गई है, और आप में वो चीज़ रही नहीं कि आप जो है वो 20-25 ओवर दिन में आप करें तो आपका बाजू जो है वो आपका साथ दे देगा, कभी भी नहीं देगा। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस में 3, 4, 5, 6 ओवर 8 ओवर करके ख़त्म कर देते हैं, कभी भी आपका, तो हमारे लिए प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये हो रही है। इसके लिए देखिए इस वक्त मैं मुंसलिक हूँ अपनी जगह, मगर मुझे कहने में कोई आर नहीं है, और सभी बात कर रहे हैं कि हमें इसमें बिल्कुल इस तरह करना पड़ेगा बोर्ड को कि हमें प्लेयर को कहना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि भाई विदाउट, अगर फर्स्ट क्लास आप नहीं खेले, और चेक एंड बैलेंस भी डेफिनेटली होगी उसकी, अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं खेले तो फिर जो है आपका मुश्किल है। ठीक है, आपका ये मानना है तौसीफ साहब कि हमें कुछ ना कुछ अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जी साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब मुश्ताक अहमद साहब ने। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बहुत शुक्रिया। आपका सवाल एक सादा सा है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स कब बॉल स्पिन करेंगे और कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो हमें भी सारी जिंदगी समझ नहीं आएगी कैसे करनी है। ये तो अपना हाफिज साहब, ये तो मेहनत की बात है, और ये हमारे लड़कों में पोटेंशियल है कि आप 4 डे क्रिकेट जब तक लंबी नहीं खेलते और रेड बॉल क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं करेंगे, तो फिर सून और लेटर पता क्या होता है? सून और लेटर ये होता है कि फिर आपको समझ नहीं आती, जब थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है तो आपको अपनी बेसिक्स का नहीं पता चलता, और जब आप बेसिक्स से हट जाते हैं तो फिर आपका आउटकम खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं। तो आई थिंक ये जो आपका सवाल है कि कैसे स्पिन होगा, कहाँ पे होगा, या तो फिर हम टूटी पिचें बना दें, और न्यूजीलैंड की पिचों के ऊपर तो स्पिन नहीं होने वाला अगर आप जब तक करोगे नहीं तो। अच्छा मुश्ताक साहब, ये जो पाकिस्तान, हाफिज साहब मुश्ताक की बात को थोड़ा सा मैं मुश्ताक से ही क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे टाइम में जब हम बॉल करते थे, आप यूपीएल में थे, हम भी थे, और फर्स्ट क्लास हम खेलते, तो हमारा रेशो क्या होता था? रेशो ये होता था कि हम जब हमें बॉल पकड़ ली हमने, तो उसके बाद हमने इतनी गेंद करानी है, और जब तक आपका बाजू यूज टू नहीं होगा आप सवाल ही पैदा नहीं होते। आप अभी मैं देख रहा हूँ 4 ओवर की क्रिकेट में भी आधी पिच पे लोग गेंद फेंक रहे हैं और मार खा रहे हैं उसमें। जी मुश्ताक साहब जी, क्या हुआ जी? तौसीफ साहब कह रहे हैं कि रेशो क्या होता था जब हम क्रिकेट खेलते थे, बॉल कितने बॉल करते थे? अब सिर्फ 24 बॉल है। आप देखें, मेरी बात सुने, बिल्कुल तौसीफ भाई ने बात सही की है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब तक आप तगड़ी नहीं करेंगे तब तक आपको ये मेक श्योर करें कि दुनिया के जितने भी बड़े स्पिनर हैं जो इस वक्त भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं 2020 में, उनके कैरियर में उठा के देखो, उनका रेड बॉल क्रिकेट का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। आप रशीद को देख लो, जम्पा को देख लें आप,
और जितने भी आई कैन नेम ऑल द लेग स्पिनर्स, तो दे प्ले लॉट्स ऑफ रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल क्रिकेट से ये होता है कि जब मुश्किल पिचें आती हैं तो वहां पे आपको अपनी बॉलिंग का पता चल जाता है कि मैंने कौन सी लाइन पे बॉलिंग करना है, किस पेस से बॉल करना है, किस वेरिएशन से करना है, मेरी फील्ड पोजीशन क्या होती है। तो ये सारे एलिमेंट अगर गौर से इसको बनाया जाए ना तो ये 4-डे क्रिकेट आपको सिखाती है। जैसे तौसीफ भाई ने यूवीएल की बात की, हमें टी के बाद कितनी बॉलिंग करनी है, फास्ट बॉलर का अगर स्विंग हो रहा है तो मैंने रन नहीं देने। तो ये सारी चीजें आपको गेम अवेयरनेस जो होती है वो लंबे लंबे स्पेल से आती है और गेम सिचुएशन से आती है। तो आई थिंक ये तौसीफ भाई की बात बिल्कुल ठीक है, जब तक आप 4 ओवरों की बॉलिंग करेंगे तो 4 ओवर ही कर सकेंगे, और फिर जब आपके पास गेंद आपकी कंडीशन के मुताबिक नहीं होगी सिचुएशन और कंडीशन, तो फिर आप फंस जाएंगे। ये बिल्कुल इसमें रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। तो सीफ साहब ये जो लाइन लेंथ नहीं है, मतलब एक बॉल अगर हमारा कोई स्पिनर है वो ऑफ स्टंप से बाहर है, एक अपने पाँव में है, एक बैट्समैन के पाँव में है, एक लेग स्टंप से बाहर है, तो इस तरह तो आपको मारी पड़ेगी। इसकी क्या वजह है तौसीफ साहब आपके ख्याल में? देखिए फिर वहीं आता है वो 4 ओवर। जब पहली बॉल से आप ये सोच रहे हैं, आप नीड क्या है आपके, लेग स्पिनर हैं जी आप, ठीक है एक आध बॉल आपका पीछे गिर जाता है, मुझे जानता है सारा कुछ है अपनी जगह, लेकिन जब आप ऑफ स्पिनर भी हैं, जब आपके जहन में एक ही चीज़ है कि मैं पहले बॉल से ही जो है वो मैंने रन्स रोक देने, वो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने बॉल को फिंगर से टर्न करना है या नहीं करना। कैसी भी पिच हो वो रन्स बचाने के लिए सिर्फ जाएगा। पहली बॉल से 24 बॉलें उसने कर दी हैं, पहली बॉल से वो सोचेगा मुझे मारना पड़ना शुरू हो जाए, और फिर जब तो वो बेसिक से हट जाएगा। यानी कि बेसिक क्या है, बेसिक है नॉर्मल है। आप देख रहे हैं नेथन लॉयन को देखते हैं, ये मुशी खुद भी बॉलिंग करते थे, आप सबको पता है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह बॉलिंग करनी है। मगर यहाँ तो आप देख लें, और फिर इजी थोड़ा हो गया है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट जल्दी जल्दी मिल गई, और 4 ओवर की मिल गई या जो भी मिल गई, लेकिन आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। इसके लिए मैं खुद कहता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी भी वक्त ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपना बैकअप या आपको देखना है कि हमें स्पिनर बॉलर हैं तो उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कि आप महदूद करना पड़ेगा। मुश्ताक साहब आपके ख्याल में ये जो लाइन लेंथ नहीं है पाकिस्तान के बॉलर्स की, बन नहीं पाती है, क्या इसकी वजह सिर्फ T20 क्रिकेट की तरफ रुझान है या फिर कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो देना पड़ेगी? साहब देखिए, बात घुमा शुमा के जिधर मर्जी आप ले जाएं, बेसिक्स की बात है। ये प्रोग्राम 20 प्रोग्राम भी हम कर लेंगे, इसका जवाब सिर्फ बेसिक्स के ऊपर है। आप जितना सिंपलीफाई करें, मैं आपको थोड़ी सी मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैं पाकिस्तान से खेलना शुरू किया था तो मेरे फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी नहीं थी पीछे, तो 1 डे क्रिकेट में तो मुझे कामयाबी मिल जाती थी, 4 डे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में मैं एक्सपोज हो जाता था, क्योंकि आपको गंदे बॉल पे कई दफा लेग स्पिनर को विकेटें मिल जाती हैं। और आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में जो आपको ठा वाली गेम चल रही है, इसमें मेरी क्रिकेट कहाँ पे इम्प्रूव हुई? काउंटी क्रिकेट खेल के, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के। वहां पे आपको पता होता है कि 6 बॉल मैंने एक जगह पे फेंकूंगा, आई हैव टू बॉल गुड ओवर्स टू गेट विकेट। अच्छे ओवर करूंगा तो विकेट मिलेगी, अच्छे बॉलों पे विकेट नहीं मिलेगी। ये बड़ी मोटी सी बात है। अब आ जाए 2020 में, फिर अल्लाह का शुक्र है जो मैंने आपको बात की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये चीजें सीखी। फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके भी विकेटें मिली, इन्हीं पिचों के ऊपर, घास वाली विकेटों पे भी अल्लाह ने 10-10 आउट करवाए। न्यूजीलैंड में जाके 10-10 विकेटें ली, 1 डे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती थी। उसके पीछे मेरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस की, जो मैंने सीखा, मेरा एक्शन रिपीटेबल हो गया, मेरी बेसिक्स तगड़ी हो गई। जब बेसिक्स और आपका एक्शन अच्छा हो जाता है, फिर आप जाके कंडीशन को देख के फिर उसके मुताबिक बॉल वेरिएशन से करते हैं। इसलिए ये जो हम बार करते हैं, इसलिए कि आपकी बेसिक्स के ऊपर काम होने वाला है। जब आप 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आई ऑलवेज यूज दिस फ्रेज कि बेस्ट कोच आपका होता है वो 4 डे क्रिकेट होती है, जो आपको सिखाती है कि मैंने इस मौके पे क्या करना है। कोच आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसका इंप्लीमेंट करने के लिए रेड बॉल क्रिकेट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और यही इसका हल है, और इसका कोई हल नहीं। और दूसरी बात, आपके एक्शन के ऊपर काम होने वाला था। 2020 में इन पिचों के ऊपर पाकिस्तान या इधर उधर चले जाएं, यूएई की पिचों में, कंडीशन में आपको पिच पे स्पिन मिल जाता है, आप बच जाते हैं। वहां पे आप बचत नहीं होती, आपके स्किल ही आपको बचाते हैं, आपकी वेरिएशन और आपकी जो मेहनत है वही बचाती है। और इसके लिए जो 6 बॉलें आप कहते हैं, एक जगह पे गेंद फेंकने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिक्स, रिपीटेबल एक्शन एंड प्लेंटी ऑफ रेड बॉल क्रिकेट, दैट्स ऑल आई थिंक।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक अहमद साहब। आप दिया नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी है तौसीफ़ अहमद साहब की और मुश्ताक अहमद साहब की। पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान की टीम को अगर हमने अपनी बेसिक्स को, बुनियाद को मजबूत ना किया तो हमें मसाइल का सामना रहेगा। भले हम उसको T20 क्रिकेट की बात कर लें, भले हम उसको वनडे में बात कर लें, भले हम उसको टेस्ट मैचेस की तरफ ले जाएं, जब तक हमारी बुनियादें मजबूत नहीं होंगी हमें मुश्किलात रहेंगी और हमारी कारकर्दगी में भी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी रहेगा। और इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें वापस अपनी बेसिक्स पर जाना है, हमें अपनी चीज़ों को ठीक करना है। कौन करेगा, कब करेगा, कैसी होंगी, इसके बारे में कुछ भी बताना क़ब्ल अज़ वक्त है। और शायद आप भी यही सवाल जो आपके जहन में होगा वो भी यही होगा। ज़ोर का जोड़ की इस एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।